बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, अब हम लोग आज S2 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले हम S2 का सिलेबस देख लेते हैं। बेटा S2 जो है वो वैसे तो बहुत ही छोटा सा कंपोनेंट है। इसमें 5 टॉपिक्स हैं। ठीक है, और बेटा ये बहुत ही स्कोरिंग कंपोनेंट है हमारा। P1, P3, M1, S1, S2 इन पांचों में से सबसे आसान कंपोनेंट जो है वो हमारा S2 है। ठीक है, इसमें जो है आप लोग आराम से 45 प्लस ला सकते हो। अच्छा बेटा देखते हैं। अच्छा ये चीज है कि S2 के लिए आपका S1 अच्छा होना चाहिए। तो अगर तुम लोग का S1 अच्छा नहीं है, तुम लोग S1 की भी क्लासें लो साथ साथ। ठीक है, सिर्फ क्लास लो ताकि रिवाइज होता रहे कि हाँ भाई ये चीज भी थी S1 में, ये चीज भी थी। और अगर अच्छा है तो बहुत ही अच्छी बात है कि S1 स्ट्रांग हुआ तो S2 और अच्छा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा S2 के सिलेबस क्या है हमारे पास? पहला टॉपिक है हमारे पास पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बेटा, जैसे हम लोग ने S1 में पढ़ा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह यहाँ पे पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन है एक। ठीक है, वो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उससे भी। एक है बेटा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तीसरा टॉपिक है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। चौथा है बेटा सैम्पलिंग और पांचवा है हाइपोथेसिस। अच्छा बेटा, ये 5 टॉपिक्स में से जो 3 टॉपिक्स है ना बेटा, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और ये काफी बड़ा टॉपिक है। अच्छा, टोटल पेपर में जो है वो 7 सवाल आते हैं। इसमें से एक सवाल जो है वो पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, एक सवाल सीआरवी का होता है, 2 सवाल लीनियर कॉम्बिनेशन के होते हैं, एक सवाल सैम्पलिंग का होता है और 2 सवाल हाइपोथेसिस के होते हैं। अच्छा बेटा, अगर लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करी जाए ना, तो पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन काफी इजी है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल भी इजी है, लीनियर कॉम्बिनेशन को भी आप इजी बोलोगे। ये सैम्पलिंग थोड़ा मुश्किल है। मेन जो टॉपिक है वो है हाइपोथेसिस, ये थोड़ा टेढ़ा टॉपिक है। ठीक है, इसमें काफी फोकस करना होता है हमें। अच्छा बेटा, 50 मार्क का पेपर आता है। मोस्टली जो है ऑन एवरेज जो है वो A43-44 पे बन रहा होता है। ठीक है, तो हमें जो है 45 का टारगेट रखते हुए चलना है। S2 में जो सबसे अच्छी बात जो है ना, जो इस पेपर को आसान बनाती है, वो ये है कि S2 में जो है वो एक पैटर्न फॉलो होता है। मतलब क्या हुआ बेटा इसका? मतलब ये हुआ, जब तुम 2019 के पेपर कर लोगे ना, 6 के 6 पेपर, जब तुम 2019 में 6 पेपर कर लोगे, तो जब तुम 2020 में जाओगे तो सिर्फ वैल्यूज चेंज हुई होंगी। अगर 2019 का एक सवाल है जिसमें पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बेटा एक वैल्यू दी हुई 4.5, आपने उससे सवाल सॉल्व कर लिया और समझ के क्या हो रहा है, अगले पेपर में क्या हो रहा होगा, सिर्फ वैल्यूज चेंज हो रही होगी। किसी में 5 लिखा होगा, किसी में 6 लिखा होगा, किसी में 3.5 लिखा हुआ होगा। तो सिर्फ आपको वैल्यूज चेंज हो रही होंगी, बिल्कुल बाकी चीजें सवाल सेम होगा। तो जब आप एक दफा पैटर्न समझ जाते हो, जब आप 8-10 पेपर कर लोगे, तो आपका हाथ S2 पे सेट हो जाता है। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर है? अच्छा बेटा, हमारे पास जो पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो है बेसिकली होल नंबर्स के लिए। होल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? डिस्क्रीट होते हैं। हमने बेटा S1 में पढ़ा था बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें होल नंबर्स की बात हो रही होती थी जो कि डिस्क्रीट होते थे। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था इसमें डेसिमल नंबर्स भी होते थे, वो हमारे पास क्या होते थे? कंटिन्यूस। जिस तरह बायनॉमियल डिस्क्रीट नंबर्स के लिए होता है, इसी तरह पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्क्रीट नंबर्स के लिए होता है बेटा। बेटा अरीज कैलकुलेटर निकाल लो आप। जब तक पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास जो मीन है वो लैम्डा होता है, और वेरिएंस भी क्या होता है? वेरिएंस भी लैम्डा होता है। ठीक है, जो हमें गिवन होता है। अच्छा बेटा, इसका फॉर्मूला क्या है? एक्स इज पोजॉन, अच्छा सबसे पहले इसको लिखते हैं किस तरह, एक्स इज पोजॉनली डिस्ट्रीब्यूटेड एज लैम्डा। तो जो यहाँ पे आपको नंबर दिया है बेटा, वही आपका मीन भी होगा और वही आपका वेरिएंस भी होगा। और इसका फॉर्मूला क्या है बेटा? एक्स इज इक्वल टू आर, मतलब आर जो नंबर दिया होगा, जैसे एक्स इज इक्वल टू 2 निकालना है, हमें 3 निकालना है। फॉर्मूला क्या बन जाता है? ई की पावर माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय लैम्डा की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। तो
बेटा अगर मुझे सवाल में दिया हुआ है x इज पोज़िशनली डिस्ट्रीब्यूटेड एज 4.5, इसका क्या मतलब है कि मेरा लैम्डा जो है वो 4.5 है। अब अगर मुझे बोला हुआ है x इज लेस देन इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब हुआ, सिर्फ 0 आएगा उसमें लेस देन इक्वल टू 0 में, तो आप यहाँ लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, क्योंकि होगी क्या बेटा e की पावर माइनस लैम्डा, तो e की पावर माइनस 4.5 लैम्डा की पावर r, लैम्डा क्या है बेटा 4.5 है, r क्या है बेटा ये r है, ये r है 0, लैम्डा की पावर 4 लैम्डा 4.5 है, r जो है वो हमारा 0 है अपॉन r फैक्टोरियल, r कितना है बेटा 0 है, तो 0 फैक्टोरियल, इसका आंसर बताओ बेटा। 0.01, ठीक है। अच्छा बेटा दूसरा आप देखो पार्ट, x इज लेस देन -1, x इज लेस देन इक्वल टू -1 का क्या मतलब हुआ बेटा कि 0 भी आएगा और 1 भी आएगा, तो आप क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। अच्छा बेटा x इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी तो आप पीछे से ही उठा लोगे, x इज इक्वल टू 1 की अब आपको निकालनी पड़ेगी, तो बेटा e की पावर माइनस लैम्डा, e की पावर माइनस 4.5 लैम्डा की पावर r 4.5 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, बेटा क्या आ गया रीज, ये सिर्फ इसका आंसर आया ना, ये टोटल ऐड करके बता रहे हो, टोटल ऐड करके 0.0609, ठीक है। अच्छा बेटा अब x इज लेस देन इक्वल टू 2 करो रीज, x इज लेस देन इक्वल टू 2 में अब क्या हो रहा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, तो बेटा 0 और 1 की मिला के तो आप निकाल चुके हो ऑलरेडी, वो कितनी आई है 0.061 कर लेते हैं, प्लस x इज इक्वल टू 2 की निकालनी है, बेटा फॉर्मूला क्या है, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, तो e की पावर माइनस 4.5 लैम्डा की पावर r 4.5 की पावर 2 अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो बेटा इसका आंसर निकालो, इसमें ये प्लस करो और फाइनल आंसर बताओ 0.173। अच्छा बेटा मुझे जरा 3 और 4 का आप खुद से कर दो सब, इसके आप दोनों के आंसर निकालो पहले, फिर आप मुझे बताओ तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और बेटा 4 का बताओ,
ठीक है, देख लेते हैं भाई। एक्स इज लेस देन इक्वल का टू का है बेटा 0.342, यही आ रहा है। 3 डेसिमल में राउंड ऑफ करना होता है ना। और एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4 का 0.532, ये आंसर आ रहे थे बेटा। ये चीज क्लियर है। अच्छा बेटा, अब आप लोग, आपको याद होगा कि आपने जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी तो उसमें जब हम बायनॉमियल से नॉर्मल जाते थे, डिस्क्रीट से जब हम कंटिन्यूस पे जाते हैं तो बेटा कंटिन्यूटी करेक्शन होती है। याद है बेटा, नहीं याद? जब हम डिस्क्रीट से कंटिन्यूस पे जा रहे हैं तो कंटिन्यूटी करेक्शन हो रही है बेटा। वो हमें कंटिन्यूटी करेक्शन हम लोग एएस में पढ़ते थे। ये मैं तुम लोगों को फिर से जरा दिखा देता हूँ। बायनॉमियल टू नॉर्मल में जाते थे तो कंटिन्यूटी करेक्शन क्या होता था बेटा? अगर एक्स के साथ लेस देन है तो -0.5 करते थे, ग्रेटर देन ए है तो +0.5 होता था, लेस देन इक्वल टू है बेटा तो +0.5 होता था, और ग्रेटर देन इक्वल टू है तो -0.5 होता था। अच्छा बेटा, मुझे ये बताओ आप लोग कि आप लोग ने ये चीज याद करी हुई थी या कॉन्सेप्चुअली समझी हुई है? जब आप लोग ने बेटा S1 पढ़ा था तो ये याद करा हुआ है, कॉन्सेप्चुअली समझा हुआ है? अच्छा बेटा, मैं एक दफा फिर से कॉन्सेप्चुअली वो समझा देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये याद करना बहुत खतरनाक है बेटा। पेपर में जब आप रट्टा लगा के जाओगे ना तो बहुत चांसेस है कि आप गलत कर दो। तो इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम सर। अच्छा बेटा, मैं अभी आप लोग को, जो हम लोग एएस में एक चीज पढ़ भी चुके हैं, बायनॉमियल से नॉर्मल जब हम जाते थे तो कंटिन्यूटी करेक्शन करते थे, वो मैं अभी फिर से जरा वो मैं समझा रहा हूँ अभी, तो आप ये चीज देख लो। ठीक है, और हम लोग चैट बॉक्स में कम्युनिकेट भी करेंगे। ठीक है, आप भी चैट बॉक्स में रिप्लाई करती रहना। अच्छा बेटा, ये देखो, एक्स इज लेस देन 10 दिया हुआ है। अगर बेटा हमें ये पता है कि कंटिन्यूटी करेक्शन में या तो +0.5 होगा या तो -0.5 होगा। लेस देन 10 लिखा है बेटा। लेस देन 10 जो नंबर्स आ रहे हैं ना दो, वो लिख दो सबसे पहले तो एक्स इज लेस देन 10 क्या होता है बेटा? या तो होगा वो 9 या तो वो होगा 8। लेस देन 10 में 9 और 8 आता है बेटा। अब आपको पता है कि आपकी जो कंटिन्यूटी करेक्शन है वो या तो इसको 10.5 बना देगी या तो 9.5 बना देगी। तो आप यहाँ पे वो चीज लिख दो। या तो हमारा बन जाएगा एक्स इज लेस देन 10.5, या तो हमारा बन जाएगा एक्स इज लेस देन 9.5। बेटा अगर हमारा एक्स इज लेस देन 10.5 बन रहा है तो 10.5 के नीचे होल नंबर्स कौन से आते हैं लेस देन में? 10.5 से लेस देन में 10 आएगा पहले, फिर 9 आएगा। तो यहाँ मैंने लिखा 10 और 9। इसी तरह बेटा एक्स इज लेस देन 9.5 में कौन से होल नंबर्स आते हैं 9.5 से जो कम हो? 9.5 से जो कम है बेटा वो है 9 और 8। बेटा अब आपको चेक करना है कि आपके जो ये आंसर्स आ रहे हैं और ऊपर जो आंसर आया है वो सेम मैच किससे हो रहा है। बेटा यहाँ 9 और 8 आया, यहाँ भी 9 और 8 आया, यहाँ 10 और 9 आया, ये मैच नहीं कर रहा। तो बेटा ये दोनों नंबर्स मैच कर रहे हैं आपस में, तो हम कौन सी वैल्यू ले लेंगे? एक्स इज लेस देन 9.5 ले लेंगे और फिर इस सवाल को आगे सॉल्व करेंगे। तो ये इसकी कंटिन्यूटी करेक्शन हो गई। ठीक है, अगर बेटा एक्स इज लेस देन इक्वल टू 50 दिया हुआ है तो एक्स इज लेस देन इक्वल टू 50 में कौन से दो नंबर्स होंगे बेटा? वो हमारे पास होंगे 50 और 49। अब या तो 0.5 इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो बेटा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 50.5,
यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x इज लेस देन 50.5, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x इज लेस देन 49.5। बेटा 50.5 में जो होल नंबर्स आते हैं वो क्या होते हैं? 50 और 49। और 49.5 में जो होल नंबर्स आते हैं बेटा वो होते हैं 49 और 48। तो बेटा सेम किस में आ रहे हैं? इसमें आ रहे हैं सेम। तो हमारा आंसर क्या होगा? x इज लेस देन 50.5। सही बात है। अच्छा बेटा इन दोनों के जरा आप लोग मुझे आंसर्स बताओ। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 में क्या होगा? वर्किंग करके बताओ। और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 में क्या होगा? वर्किंग करो पूरी। जैसे कॉन्सेप्चुअली मैंने करी है ना ये चीज, ये करो जरा और आंसर निकालो इसके। मेरी बेटा आपके आंसर्स नहीं आए अभी तक। x इज ग्रेटर देन 20 में क्या हो रहा है बेटा? अच्छा बेटा ये देखो, x इज ग्रेटर देन 20 है। बेटा x इज ग्रेटर देन 20 में कौन सी दो वैल्यूज आती हैं? 21 और 22। सही बात है। अब या तो हम 0.5 प्लस करते थे कंटिन्यूटी करेक्शन में, या तो माइनस करते थे। तो बेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया या तो x इज ग्रेटर देन 19.5 होगा, या फिर x इज ग्रेटर देन 20.5 होगा। x इज ग्रेटर देन 19.5 में बेटा कौन सी वैल्यूज आ रही हैं? 19.5 से बड़ी वैल्यूज हमारे पास होती हैं 20 और 21। इसी तरह 20.5 से हमारे पास बड़ी वैल्यूज क्या होती हैं बेटा? 21 और 22। अब सेम किस में आ रही है वैल्यूज? 20.5 में आ रही है। तो बेटा ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब समझ आया बेटा? अच्छा बेटा आप एक काम करो, आप जरा इसमें ये आप मुझे बताओ, माइक खोलो जरा आप अपना। आप जरा अनम्यूट करो आप। जी सर। अच्छा बेटा आप मुझे ये बताओ कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 में कौन सी दो वैल्यूज आती हैं? 30 और 31।
30 और 31 आता है बिल्कुल। अब बेटा हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो ये 29.5 बन जाएगा या तो ये 30.5 बन जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूटी करेक्शन जो है वो 0.5 की होती है। बेटा 29.5 जी से ग्रेटर में क्या वैल्यूज आएंगी? सर 30 और 31। 30 और 31। और बेटा 30.5 से ग्रेटर में क्या वैल्यूज आएंगी? सर इसमें भी यही आएगा। क्यों बेटा 30.5 से ग्रेटर में 30 कैसे आएगा? 30 तो 30.5 से छोटा होता है। नहीं नहीं जी 31 आएगा सर। 31 और 32 आएंगे इसमें अब। जी सर। तो बेटा सेम किस में आ रहा है? यहाँ पे सेम आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक्स इज जी ग्रेटर देन 29.5। जी सर 30 और 31 हमने खुद ही गैस किया था, हमें खुद ही गैस करना होगा ये नंबर। खुद ही गैस थोड़ी किया बेटा हमने, ये दो चीज या तो 0.5 प्लस करना होता है या 0.5 माइनस करना होता है। कंटिन्यूटी करेक्शन ये होती है ना बेटा। तो इनमें से एक में सेम आंसर आ रहा होगा, एक में जी डिफरेंट आंसर आ रहा होगा। जी सही सही सर। ठीक है बेटा, अब क्लियर है? जी जी सर अब सही है। ओके। अच्छा बेटा अब ये वाला सवाल देखो, हमें बोला हुआ है एक्स, एक्स जो है वो 30 और 35 के बीच में है। तो बेटा 30 और 35 के बीच में कौन से नंबर आते हैं? 31, 32, 33 एंड 34। सही बात है। अच्छा बेटा अगर हमें इसे 0.5 या तो प्लस करना है तो माइनस करना है। अगर मैं इसे 29.5 बना दूंगा बेटा तो 30 भी इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन मुझे 30 को इंक्लूड नहीं करना है। तो बेटा मैं इसको क्या बनाऊंगा? 30.5। इसी तरह अगर मैं 35 है यहाँ पे, अगर मैं इसको 35.5 बना देता हूँ बेटा, तो फिर होल नंबर्स में 35 भी इंक्लूड हो जाएगा, और मुझे तो 35 को इंक्लूड नहीं करना है, तो मैं इसको क्या बनाऊंगा बेटा? 34.5। अब आप देखो अगर मैंने अपनी रेंज को 0.5 से चेंज कर दिया है तो भी मेरी अंदर की वैल्यूज जो है वो चेंज नहीं हो रही होंगी। 30.5 और 34.5 के बीच में होल नंबर्स कौन कौन से आते हैं बेटा? ये आते हैं 31, 32, 33 और 34। वेरी गुड बेटा हरीश। अगर बेटा इस तरह लिखा हो x इज लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 40 बट लेस देन 50, तो बेटा इसमें कौन कौन से नंबर्स आएंगे? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है तो 40 भी इंक्लूड होगा, और 50 जो है 50 में इक्वल टू का साइन है तो 49 पे आके हम रुक जाएंगे। तो 40 से लेकर 49 तक हमारे सारे नंबर्स इंक्लूड हो रहे हैं बेटा। अब या तो मुझे 0.5 प्लस करना है या तो माइनस करना है। अगर बेटा मैं 40 में 0.5 को प्लस कर देता हूँ, उसको 40.5 कर देता हूँ, तो बेटा 40 इंक्लूड नहीं हो पाएगा, और हमें 40 को इंक्लूड करना है। तो ये नंबर क्या बन जाएगा बेटा? 40, ये बन जाएगा 39.5। इसी तरह बेटा अगर हमें 50 को इंक्लूड नहीं करना है तो हम इसको पीछे लेके जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? 49.5। तो यही सेम रेंज में आंसर, यही सारे आंसर आ रहे होंगे। वेरी गुड बेटा हरीश। और बेटा आखिरी एक इस तरह का आता है कि अगर एक ही नंबर दिया 40, तो उसके लिए हम क्या रेंज बनाएंगे? हम उसका 0.5 पीछे और 0.5 आगे जाके रेंज बना देंगे। जैसे अगर 40 दिया हुआ है तो मैंने क्या लिख दिया बेटा? 39.5 से लेकर 40.5, क्योंकि आप देखो इसके बीच में बेटा एक ही होल नंबर आता है, वो कौन सा है? 40 है। क्या ये क्लियर है बेटा? सब चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो। चलो अच्छा बेटा ये हमारे क्या थी? कंटिन्यूटी करेक्शन थी, जो हम एएस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, वही यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। अब मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ इसकी कंटिन्यूटी करेक्शन लिखी हुई है, मैंने आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट बता दिया कि कॉन्सेप्ट क्या होगा इसका। ठीक है। अच्छा बेटा अब अगर पोजॉन का सवाल है जिसमें हमें ये चीज दी हुई हो, बेटा हमें लैम्डा दिया हुआ है 3.5 इसमें। अब बेटा हमारे पास फॉर्मूला क्या है? ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। बेटा हमें एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ हरीश? कि हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? 0 अलग ऐड होगा, 1 ऐड होगा, 2 होगा बेटा, 3 और
बेटा मुझे एक बात बताओ, फॉर्मूला क्या है? ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। बेटा इन सब में जो है आप देखो, जो चीज चेंज हो रही है वो आर है। ई की पावर माइनस लैम्डा तो सब में सेम ही होगा ना बेटा, तो आप बेटा इसको कॉमन ले लोगे ताकि आसानी से हो जाइए। तो आप करोगे क्या, आप लिखोगे ई की पावर माइनस लैम्डा, तो ई की पावर माइनस 3.5। बेटा ये सब में होगा इन पांचों के पांचों में, तो ये आपने कॉमन ले लिया। फिर आप बेटा अपना सवाल ले लोगे, लैम्डा की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। बेटा यहाँ पे लैम्डा की पावर क्या होगी, 3.5 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस 3.5 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 3.5 की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 3.5 की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल और प्लस 3.5 की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। बेटा मुझे कैलकुलेटर में इसका आंसर निकाल के बताओ, इसका आंसर क्या आ रहा है? तो पहली बेटा ये चीज मैं पहले पढ़ा चुका हूँ ना, तो अभी आप क्लास के एंड में रिकॉर्डिंग देख लेना इसकी। बेटा आपने कोई गलती करी होगी, पहले आप इस चीज को अलग से लिख करो। बेटा आप लिखो ना 3.5 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस, पहले ये सब प्लस कर लो। पहले कोई चीज आपने मिस करी होगी बेटा, देखो। 0.7254 आंसर बता रही है क्वेरी हमारी। पहले आपने इसे भी मल्टीप्लाई किया है ना? ये आ रहा है बेटा, प्लीज ये आंसर आ रहा है आपका? करो करो। सही है ना, यही आंसर आ रहा है। ठीक है बेटा, ये क्लियर है? अच्छा बेटा, कंडीशंस देख लेते हैं पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन की। कंडीशंस ऑफ अ पोजॉन मॉडल क्या है बेटा? इवेंट जो है, इवेंट विल ऑलवेज अकर रैंडमली इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम एंड स्पेस। बेटा इवेंट जो है वो रैंडमली अकर कर रहा होगा, ठीक है, और उसका एक गिवन इंटरवल होगा, मतलब 1 घंटे में इतनी बार हो रहा है, 2 घंटे में इतनी बार हो रहा है। इवेंट अगर रैंडमली का क्या मतलब है बेटा, आप रैंडमली आप चेक कर लिया आपने कि एक सिग्नल से कितनी गाड़ियां जा रही हैं, एक रैंडम इवेंट आपने उठा लिया और उसका एक गिवन इंटरवल उठा लिया कि भाई अगले 2 घंटे तक हम वो चेक करेंगे, और फिर उसके उस डेटा से हमने सवाल सॉल्व किया। ठीक है, तो दो कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है बेटा? बिल्कुल बेटा चेंज होगा, तो अकर रैंडमली होना चाहिए और एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम होना चाहिए। ठीक है, इवेंट शुड अकर सिंगली, मतलब एक टाइम पे एक ही इवेंट होना चाहिए,
और इवेंट अकर्स इंडिपेंडेंटली, मतलब किसी दूसरे इवेंट पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, उसका एक अलग से अलग इंडिपेंडेंट होगा वो, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कोई और चीज के होने की वजह से उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही होगी, उसकी एक अपनी इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी दी हुई होगी आपको, ठीक है। ये आपकी कंडीशंस हैं, ठीक है। अच्छा, दो एग्जांपल्स देख लो आप लोग। एग्जांपल ऑफ रैंडम वेरिएबल दैट कैन बी मॉडल्ड यूजिंग अ पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा ये क्या है हमारे पास, जैसे ये लिखा हुआ गया, नंबर ऑफ इमरजेंसी कॉल्स रिसीव्ड बाय एन एम्बुलेंस कंट्रोल इन एन आवर। बेटा ये जो एम्बुलेंस की सर्विसेज वगैरह होती हैं बाहर, जैसे 911 वगैरह, 911 वगैरह ये सब होती हैं बेटा, तो इसमें इन लोगों ने क्या डेटा ले लिया कि भाई 1 घंटे में कितनी एमरजेंसी कॉल्स आ रही हैं। तो ये इंडिपेंडेंट है ना बेटा, हर घंटे अलग कॉल जाएंगी, नंबर ऑफ कॉल्स हर घंटे अलग होंगी। और आपको बेटा टाइम इंटरवल भी दिया हुआ 1 घंटा, तो ये सवाल में पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं, फिर ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। दूसरा क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ व्हीकल्स अप्रोचिंग अ टोल ब्रिज इन अ 5 मिनट इंटरवल। बेटा एक 5 मिनट की देर में कितनी गाड़ियां टोल पे आ रही हैं, जैसे हाईवे होता है उसके लिए टोल लगता है ना बेटा, उस पर कितनी गाड़ियां आ रही हैं ये आपने देख लिया। बेटा इसमें देखो ये नंबर ऑफ व्हीकल्स हर 5 मिनट बाद अलग अलग होंगी, ये इंडिपेंडेंट है, और हमें एक गिवन इंटरवल भी दिया हुआ है, तो ये हमारी कंडीशंस हो गई। कोई मसला बेटा किसी को? ठीक है। अच्छा बेटा आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इस पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन के सवाल कराऊंगा। तब तक आप लोग बड़ा ये वाला लेक्चर जो है ना वो कॉपी कर लेना, मैं अभी आप लोगों को सेंड भी कर देता हूँ, ठीक है बेटा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।